Hello friends and welcome to the Hindu editorial discussion for 23rd of August 2023। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज टाइटल्ड फेस्टिंग वुंड्स, मणिपुर कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन द बॉयल ड्यू टू इनइफेक्टिव गवर्नेंस। तो कॉन्टेक्स्ट तो बताने की जरूरत नहीं है। ऑथर ने बोला कि देयर इज स्टिल लिटिल और नो साइंस ऑफ लास्टिंग पीस, और उन्होंने जो जो स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं उससे इंडिकेट किया है। पहला तो यह है कि जो इनइफेक्टिवनेस है गवर्नेंस की वो रीजन है। दूसरा ये है कि द स्टेट अफेयर जो है उनमें जो डिफरेंस हमें देखने को मिला था, डिफरेंस इन परसेप्शंस बिटवीन पुलिस एंड द पैरामिलिट्री असम राइफल्स, वो भी एक रीजन है। आपने देखा होगा कि एफआईआर जो है असम राइफल्स के अगेंस्ट जो है वो रजिस्टर की गई है कि जो पुलिस को है उसकी ड्यूटी करनी नहीं दी जा रही थी, ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये बताया कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटी है इंडिया की, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि मॉनसून सेशन में जो उसको डिस्कस किया जा सकता है इशूज को, लेकिन वही है कि जो रूलिंग पार्टी है दे हैड लिटिल टू से बियॉन्ड होमिलीज ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, और जो अपोजिशन थी इट ओनली शोड टू पिन डाउन द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एज ए मींस टू स्कोर अ पॉलिटिकल पॉइंट इन द रन अप टू द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। तो जाहिर सी बात है दोनों ही नहीं, मतलब उस चीज पे बात नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी कि क्या किया जा सकता था, ठीक है ना। फिर जो अगर इवेंट्स को देखें मणिपुर में जो अभी हुए हैं तो उनसे दो तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। पहला तो ये कि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फेस्टर्स बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्टेबल पोजिशन बाय द मीती एंड कुकी, जो लीडर दोनों ही कम्युनिटी के लीडर जो हैं उनका अपना अपना स्टैंड है और वो उस चीज से पीछे नहीं हट रहे हैं। जो मीती है इट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सेंस ऑफ बायस इन द स्टेट गवर्नमेंट एक्शंस, और वहीं पे जो कुकी कम्युनिटी है इट सीक्स टू हार्प ऑन द आइडिया ऑफ ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन complicating the fragile coexistence of ethnic identity in the state which include others। क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं जो कोएग्जिस्टेंस है, जो डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी उनका कोएग्जिस्टेंस जो उसको अफेक्ट करती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही दो कम्युनिटी वहाँ पे और बाकी कम्युनिटीज भी हैं, फिर वो भी बाकी ऐसी सेपरेट डिमांड जो है वहाँ पे करने लगेंगी, ठीक है ना। फिर तीसरा उसने बताया कि जो सिविल सोसाइटी है उसने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है ना, ठीक है ना। दे हैव नॉट राइज ऑन दिस ओकेजन एंड दिस हैज आल्सो एग्जैसरबेटेड द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर ऑथर ने कहा कि जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की और जो इसका रिफ्यूजल है टू चेंज इट्स लीडरशिप, उसने भी सिचुएशन को जो है और वर्स किया है, ठीक है ना। तो मणिपुर का इंपॉर्टेंस ऑथर ने बताया लास्टली कि मणिपुर जो एक वाइटल बॉर्डर स्टेट है हमारा, और अगर ये कंटिन्यूइंग डिस्ट्रस्ट जो बना रहेगा मीती और कुकी जो कम्युनिटी के बीच है, तो इट विल हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन सीवियरली हैम्परिंग द प्रोग्रेस। जाहिर सी बात है इम्पैक्ट उसका फ्यूचर तक रहने वाला है। तो वही है कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पास जो चॉइसेस थी ऑथर के अकॉर्डिंग वो क्लियर थी कि या तो वो वही नैरो माइंडेडनेस जो एम्फेसिस उन्होंने दिया उसको कंटिन्यू करेंगे, कि जो अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कि ये सिचुएशन या तो ऐसे ही चलती रहेगी, या फिर जो सिचुएशन है, ठीक है ना, उसको एक तरह से उस पर इफेक्टिव कदम उठाएं और जो स्टेट लीडरशिप है उसमें कुछ सब्सटेंटिव चेंजेस लाएं और एक रिकंसिलिएशन की तरफ एक जो स्टेप्स हैं वो फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। ईजिंग क्रेडिट फ्लो, तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो आरबीआई का रिसेंट प्लान, जो पायलट प्लान इन्होंने शुरू किया था, एस्टेब्लिश किया था, जिसको नाम था पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, और ये इसको वेल इंटेंशन मूव बताया है ऑथर ने, और विच इज एम्ड एट ईजिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल बोरोवर। जो स्मॉल और मार्जिनल बोरोवर है उनके लिए एक अच्छा कदम है कि उनको जो लोन है वो इजीली अवेलेबल हो पाएंगे, ठीक है ना। द प्लेटफॉर्म इज इंटेंडेड टू सर्व एज ए वन स्टॉप डिजिटल क्लियरिंग हाउस फॉर क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बेसिकली कल बताया था कि यहाँ पे जो एजेंसीज हैं उनकी डिजिटल सारे एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया गया जिसपे सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है वो, या लोन अप्रूवल से रिलेटेड जो भी एजेंसीज है, वो सारा डाटा एक प्लेटफॉर्म पे आया, जिससे जो लोन ग्रांटिंग एजेंसीज हैं, ये लोन ग्रांटिंग जो एक तरह से वो हैं अथॉरिटीज, उनको ये इजी हो जाएगा कि वो जो उसकी जो क्रेडिट जो पेइंग एबिलिटी है उसको एक्चुअली वो एक्सेस कर सके और उसको लोन जो है कम समय में ग्रांट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है और ये फोकस मेनली किस पे करेगा, कुछ प्रोडक्ट पे जैसे किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं अप टू ₹1 लाख पर बोरोवर, लोन्स टू डेयरी फार्मर्स, क्रेडिट सेंस कोलेटरल टू एमएसएमईज एंड
पर्सनल एंड होम लोन्स थ्रू पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो इन सब एरियाज पे फोकस ये करने वाला है पायलट प्रोजेक्ट में जो होने वाला है, ठीक। The digital platform, if successfully implemented, can help redress precisely the challenge to the delivery of formal credit by helping leverage the contemporary advance in digitization of information and ensuring that small ticket loans are made available in a timely and cost effective manner to those most in need of financial support। जाहिर सी बात है कि अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा तो जो एक तो डिजिटाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है उसमें एडवांसेज होंगे, ठीक है ना, और इंश्योर होगा कि जो छोटे छोटे लोन्स हैं वो जो है टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो है अवेलेबल हो सके उन लोगों को जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, ये डाटा होता नहीं है तो इसलिए उनके लोन्स अप्रूव हो नहीं पाते हैं और उनको वही जो यूसरर हैं या फिर जो इनफॉर्मल जो लोन के वो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ उनको जाना पड़ता है, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग केस टू रिस्टोर सेक्शन 84 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जो अभी जो डिफेमेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ था मिस्टर राहुल गांधी का, उसको उन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन जो एक तरह से कैंसिल किया था या स्टे किया था उसके रिगार्डिंग ये है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्थर ने एक जजमेंट साइट किया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने सेक्शन 84 जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का उसको इनवैलिडेट कर दिया था। और इनवैलिडेट उन्होंने ये किया था, रीजन जो दिया था उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 1021 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन द सिटिंग मेंबर एंड ए कैंडिडेट सो फार एज डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। तो मतलब कि जो एग्जेम्पशन मिलता था सिटिंग मेंबर्स को 3 मंथ्स का, वो एक्चुअली स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो यानी कि विद इमीडिएट इफेक्ट जो है वो जो भी कैंडिडेट है वो एक तरह से सस्पेंड हो जाता था, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसके बाद क्या हुआ, 84 हट गया तो सिर्फ 83 जो सेक्शन है 102 आर्टिकल का वो सिर्फ रह गया, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वो रह गया। और ये कहता है ए पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। अगर कोई भी 2 साल से ज्यादा के लिए 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट होता है तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। फर्दर ऑथर ने बोला है कि जो लिली थॉमस का जजमेंट था, इट कैन प्ले हैवॉक विद द करियर्स ऑफ सिटिंग लेजिस्लेटर्स इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ऑन कन्विक्शन सेंटेंस विल अपसेट देयर एंटायर लेजिस्लेटिव करियर without giving them breathing space because the courts in general have a very डायलेटरी सिस्टम इन डीलिंग विद अपील्स रिविजन एंड सच। क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स काफी लंबी मतलब काफी जो टाइम है वो काफी उसमें अपील करने में, रिवीजन करने में और सच में काफी टाइम लगता है। तो मतलब अगर इमीडिएट उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो मतलब एक तरह से उनका जो लेजिस्लेटिव करियर है वो अपसेट हो सकता है, ऐसा ऑथर ने बोला है। तो वही है कि ऑथर ने कहा है कि ए सुटेबल अमेंडमेंट कैन बी मेड इन आर्टिकल 102 टू एनेबल पार्लियामेंट टू रिस्टोर द इनवैलिडेटेड सेक्शन 848। तो इसको जो कैसे बचाया जा सकता है वो ये है कि आप एक अमेंडमेंट कर सकते हैं जिससे कि जो सेक्शन 84 जो इनवैलिडेशन होता है उसको रिस्टोर किया जा सकता है, या आप कुछ अमेंड कर सकते हैं 102 में एनेबलिंग प्रोविजंस इस तरह के, ठीक है ना। तो यही है वो तो नहीं बोला है। बाकी नो विल बुलवाक फॉर पाकिस्तान माइनॉरिटीज, जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के माइनॉरिटीज में अगेंस्ट वायलेंस ऑन द बाय साइटिंग द लॉ ऑफ ब्लास्फेमी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। देयर वाज ए पीरियड व्हेन माइनॉरिटीज कंप्राइज्ड अप्रोक्सीमेटली 15% पॉपुलेशन। पहले जो है लगभग 15% पॉपुलेशन में माइनॉरिटी थी पाकिस्तान में, लेकिन अगर आज देखें तो वो घटकर जो है 4% रह गई है। और उसमें भी क्रिश्चियन जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्शन जो कंस्टिट्यूट करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि भाई ब्लास्फेमी के एक्यूजेशंस लग रहे हैं और उससे जो है वायलेंस हुआ है। तो मल्टीपल ओकेजन पे पहले भी हुआ है कि ब्लास्फेमी के एक्यूजेशंस हुए हैं और सबसे ज्यादा एक्यूजेशंस इवन ब्लास्फेमी के जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, विच हैव रिजल्टेड इन बोथ कोर्ट जजमेंट्स एंड वायलेंस टारगेटिंग माइनॉरिटी ग्रुप्स इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस। तो वही है कि उससे वायलेंस और जो कोर्ट जजमेंट्स में भी देखा है कि माइनॉरिटी जो है वो टारगेट हुई है। देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेज वेयर माइनॉरिटीज सच एज द अहमदीज, शियाज एंड क्रिश्चियंस हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियंस ही वो हो रहे हैं, एक्यूज किए गए हैं ब्लास्फेमी में। अहमदीज और सियाज ये सब जो वहाँ माइनॉरिटीज हैं वो भी वहाँ पे जो माइनॉरिटीज है वो भी इसमें एक्यूज हुए हैं। और न्यूमरस रिपोर्ट्स हैव हाइलाइटेड द सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ पाकिस्तान कोर्ट्स टू एडिकेटली सेफगार्ड एंड डिलीवर जस्टिस टू विक्टिम्स। और जो विक्टिम्स हैं उनको एडिकेट सेफगार्ड्स और जो जस्टिस जो है उनको नहीं मिल पाता है। इस तरह के ये काफी सारी रिपोर्ट्स ने हाईलाइट भी किया है, ठीक।
फिर फर्दर ऑथर ने कहा है कि ए कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस हैज प्रोवाइडेड द कॉरिडोर्स ऑफ पावर व्हाइल ब्लास्फेमी लॉज हैव बीन फ्लॉन्टेड एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पर्सनल स्कोर्स। वही है कि इनका मिसयूज किया जाता है पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए, प्रॉपर्टी सीज करने के लिए या इंटिमिडेट करने के लिए माइनॉरिटी फैक्शंस को। तो एक तरह से जो साइलेंस है इस रिगार्ड में, जो जुडिशरी का कह लीजिए या गवर्नमेंट का कह लीजिए, उस तरह से कहीं न कहीं ब्लास्फेमी के जो लॉज है उनको मिसयूज किया जा रहा है। एम्प्लॉइंग वायलेंस अंडर द गाइज ऑफ रिलीजन स्टैंड्स इंडिविजिबल इन एनी रिल्म। किसी भी उसमें जो है अगर आप वायलेंस कर रहे हैं रिलीजन की आड़ में, ठीक है ना? वो एक तरह से उसके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो दिस इज़ इट। आगे देखते हैं, आज जो है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने की जो शेड्यूल्ड डेट है वो है, तो इसलिए थोड़ा-सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो एक टफ है, उसके सक्सेस के चांसेस कम है। अभी आपने रिसेंट देखा होगा जो लूना 25 था रशिया का, वो जो है उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई थी और वो फेल हो गया था। हिस्टोरिकली अगर देखें तो 40% मून मिशन जो है वो फेल हुए हैं। रोबोटिक लैंडर मिशन की बात करें, चंद्रयान 3 जैसा कि है, जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट परफॉर्म से कंट्रोल्ड लैंडिंग ओवर द लूनर सरफेस, फेलियर चांसेस वहाँ पे और ज़्यादा हो जाता है और 60% तक फेलियर चांसेस बढ़ जाते हैं। 40% है वैसे फेलियर के चांस, और अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं, कंट्रोल्ड मिशन करते हैं तो 60% बढ़ जाते हैं। वहीं पे ये है कि अगर आपको सैंपल रिटर्न करने हैं मिशन के थ्रू, यानी कि आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं मून से और उनको अर्थ पे वापस लाना है, तो जहाँ पे फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं और फेलियर रेट जो है 67% हो जाती है। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि आप ऑर्बिटर्स की बात करें या फ्लाईबाइज की बात करें, उनके जो है ज़्यादा चांसेस हैं, या जैसे कि कहते हैं ना कि ऑर्बिटर आप भेज रहे हैं, तो उसके ज़्यादा चांस है कि वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे फेलियर रेट जो है वो केवल 36.7% है, और जो अगर आप फ्लाई बाय भेज रहे हैं तो केवल 24.6% जो है फेलियर के चांसेस है, मतलब सक्सेस रेट ज़्यादा है। अभी तक सिर्फ 3 कंट्री जो है सॉफ्ट लैंड कर पाई हैं, जिनमें यूएस फर्स्ट, सेकंड रशिया और चाइना, ठीक है ना? यूएस एज इंडिपेंडेंट नहीं है, यूएसएसआर के रूप में उसने की थी, इसीलिए जो रोस्कोमोस भेजा जाता है यूएस रशिया का, ये जो लूना 25 था, वो एक तरह से रशिया का स्पेशली जो है कि मतलब रशिया एज इंडिपेंडेंट का पहला होता है यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग। तो पहले 3 इसमें कंट्रीज कर चुकी हैं सॉफ्ट लैंडिंग, और इंडिया जो है चौथी कंट्री होगी जब ये सॉफ्ट लैंड करेगी। तो ये जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, इससे पहले हमने 2 मिशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो पहले चंद्रयान 1 भेजा था, जो कि लॉन्च हुआ था अक्टूबर 22, 2008 को, ठीक है ना? जो सैटेलाइट थी उसने ऑर्बिट किया था मून को, हालाँकि वहाँ पे कोई लैंडर नहीं भेजा गया था, ठीक है ना? उसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया जुलाई 22, 2019 को, जिसमें जो है हमने एक लैंडर भी भेजा था और रोवर भी भेजा था। हालाँकि लैंडर जो है वो लैंड नहीं हो पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो हो नहीं पाती, फेल हो गई थी। और अब जो है इसीलिए चंद्रयान 3 के द्वारा जो है फिर से अटेम्प्ट किया गया है, ठीक है ना? तो ये फ़ेजेज़ बताएँ कि किस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 से समझाया कि भई किस तरीके से जो है प्रोसेस क्या-क्या होगा। यहाँ पे रोवर की बात कर लेते हैं, जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि लैंडर का नाम क्या था। रोवर का नाम है प्रज्ञान, तो इंटरचेंज करके भी दिया जा सकता है, और इसकी जो मिशन लाइफ़ है वो है 1 लूनार डे, और 1 लूनार डे कितने दिन के बराबर होता है? 14 अर्थ डे के बराबर होता है। तो ये भी पूछा जाता है 1 लूनार डे कितने दिन के बराबर होता है? तो ये 14 अर्थ डेज़ के बराबर होता है। जो रोवर है उसका मास, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी देख ले, 26 किलोग्राम मास है, पावर 50 वॉट है और 2 पेलोड्स हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट ये था कि भई ये शेड्यूल 23 को ही क्यों है? क्योंकि इसमें सनराइज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सनराइज़ का इसलिए इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि जो लैंडर और रोवर है, ये दोनों ही जो है सोलर पैनल्स के द्वारा चार्ज करते हैं। तो द टाइम एट व्हिच दे लैंड शुड कोइंसाइड विद द सनराइज़ एट देयर लोकेशन ऑन द मून। जिस लोकेशन पे मून की पे ये लैंड करेंगे तो वहाँ पे सनराइज़ होना चाहिए, ताकि उनकी जो बैटरीज़ हैं वो जो है उसको चार्ज हो सकें, सोलर पैनल्स, और वो उसको पावर प्रोवाइड कर सकें। द लैंडर ऑन रोवर टुगेदर हैव 6 पेलोड, दोनों के मिला के 6 पेलोड्स हैं। ये भी एक आप याद रखें कितने पेलोड्स हैं, 6 पेलोड्स हैं। टू स्टडी द लोकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एरिया नियर द मून्स साउथ पोल, और ये लैंडिंग होने वाली है मून्स के साउथ पोल पे होने, जिसको हम फार साइड भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो है लाइट जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, सनलाइट नहीं पड़ी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द फेलियर ऑफ लूना 25। जो हम बात कर रहे थे वो ये कि लूना 25 मिशन फेल क्यों हुआ है। तो यहाँ पे अगस्त 11 को जो है रोस्कोमोस, जो है रशियन स्पेस एजेंसी, उसने लॉन्च किया था लूना 25 स्पेसक्राफ्ट ऑन बोर्ड द सोयूज 2 रॉकेट। लूना 25 कंसीडर्ड लैंडर था, उसमें इट्स मिशन वाज टू सॉफ्ट लैंड नियर द मून साउथ पोल एंड स्टडी द प्रॉपर्टी लूनार सोइल एंड द एटमॉस्फेयर। लेकिन अगस्त 20 को जो है रोस्कोमोस ने बताया कि लूना 25 हैड सफर्ड अ ग्लिच एंड क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस एंड प्रीवियस डे एंडिंग द मिशन इन अ फेलियर। फेलियर हो गया मिशन का। तो हालाँकि इनिशियली इसका नाम था लूना ग्लोब, और उसका नाम जो है लूना सीरीज़ में रखा गया 25, ठीक है ना? लास्ट एडिशन जो था लूना सीरीज़ का, वो था 1976 में लॉन्च किया था, उसके बाद ये अब है। ऐसा नहीं है कि लूना 25 जो है आज प्लान किया गया, लूना 25 काफ़ी पहले का प्लान्ड है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भई
जो ये दोनों मिशन से एक दूसरे से रेस में थे, तो ऑथर ने कुछ इसमें पॉइंट्स बताए जिनसे पता चलता है कि ये दोनों मिशन एक तरह से अलग थे और रेस में नहीं थे। लूना 25 एंड चंद्रयान 3 कुड नॉट हैव बीन इन द रेस। उसके रीजन ऑथर ने बताया कि जो बोथ मिशन जो है वो लॉन्च तो हुए थे सिमिलर टाइम फ्रेम में एंड वर एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून विद इन days of each other. लेकिन these mission parameters are determined by the launch vehicle, the mass of the spacecraft, the earth moon trajectory and availability of sunlight at a point on the moon. इन सारे फैक्टर से डिसाइड होती है। सिर्फ ये नहीं कि दोनों अगर सेम टाइम फ्रेम में यूज ये या उनकी लैंडिंग जो है सेम डे पे तय की गई है तो आप कहेंगे कि वो सेम ही रेस में मिशन है, नहीं। इन एडिशन जो चंद्रयान 3 है वो डेवलपमेंट में आया सिंस 2019 जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया। लेकिन रोस्कोमोस की अगर बात करें तो वो जो रोस्कोमोस थी वो वर्क कर रहा था लूना 25 पे सिंस द अर्ली 2010 से जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है इस फील्ड में, ठीक है ना, लूना 25 लॉन्च के रिगार्डिंग। फाइनली अगर हम बात करें तो रशिया पुल्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग द लैंडर फॉर चंद्रयान 2 ड्यू टू डिलेज इम्पोज्ड बाय द फेलियर ऑफ द फॉर्मर फोबोस ग्रंट मिशन 2011। हमने चाइना से रशिया से ये बोला था कि आप चंद्रयान 2 के लिए लैंडर बनाइए, लेकिन उसने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसका जो पिछला मिशन था फोबोस ग्रंट मिशन 2011 में फेल हो गया, तो इसलिए उसने जो है मना किया था कि भाई वो लैंडर जो है वो नहीं बनाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर वही है कि ये नहीं कहेंगे कि हम दोनों रेस में तो है, ठीक है। वाई कुडंट रोस्कोमोस रेस्क्यू इट? रोस्कोमोस क्यों नहीं बता पाए? क्यों? अभी ये है कि रोस्कोमोस ने बताया कि एक कमेटी जो है वो बैठाई गई टू इन्वेस्टिगेट द प्रेसाइज मोड ऑफ फेलियर ऑफ द लूना 25। बियॉन्ड दैट इट हैज ओनली सेड दैट द स्पेसक्राफ्ट सफर्ड अ टेक्निकल प्रॉब्लम। व्हाटएवर द टेक्निकल रीजन फॉर लूना 25 इट इज क्लियर दैट रशिया फेलिंग बिहाइंड द विज इज गोइंग टू द मून। तो फेलियर में कहीं ना कहीं जो रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो बाकी एजेंसी जो उन्होंने जो उस पर सैंक्शंस लगे उसकी वजह से उनको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड हो पाई रशिया को, वो भी कहीं ना कहीं फेलियर का कारण रहा है। रशिया lost its privilege to use satellite tracking systems operated by countries in different parts of the world। इसकी वजह से वो जो है ट्रैक भी नहीं कर पाई। In other words, Roscosmos could communicate with Lunar 25 only when the moon was directly over the Russia। तो केवल तभी कांटेक्ट कर सकता था, कम्युनिकेट कर सकता लूना 25 जब वो डायरेक्टली रशिया के ऊपर रहेगा। तो इसी वजह से उसका जो कांटेक्ट वो नहीं हो पाया था, ठीक है ना। ऑन प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन की बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ये है कि ऑथर ने कहा कि आप टूरिज्म को फोस्टर करने की, कंस्ट्रक्शन को अंडरटेक करने के लिए और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आड़ में जो है स्टेट जो है रेवेन्यू क्रिएट करती है एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कॉस्ट पे जो है आते हैं, उसके लिए हाई एनवायरमेंटल कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। रिसेंट केस हुआ था जिसमें केस का नाम है क्लीनलीनेस ऑफ उमियम लेक वर्सेज स्टेट ऑफ मेघालय केस 2023, जिसमें जो है जो डिवीजन बेंच थी उन्होंने ऑर्डर में ये बोला है in the absence of any other employment opportunity and in the name of promoting tourism the natural beauty of the state should not be destroyed। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की वजह में या आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं है या आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, इस आड़ में आप जो है जो नेचुरल ब्यूटी है स्टेट की आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मेघालय हाईकोर्ट जो है पीआई लिसन कर रहा था ऑन क्लीनेस ऑफ ह्यूमन लेक, जिसके रिगार्डिंग ये हमारा आज का आर्टिकल हुआ है। द बायोडाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है उसको ग्रीन बेल्ट रीजन बोला जाता है ड्यू टू इट्स अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड फ्रेश वाटर। और जो गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं और ब्रह्मपुत्रा वैली है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं इस स्टेट में, ठीक है ना। दो द नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिफोरेस्टेशन फ्लड्स एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री आर कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट इन द रीजन। हालांकि इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है लेकिन जो इवेंट्स है जैसे डिफोरेस्टेशन, फ्लड्स और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज हैं वो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं सीरियस प्रॉब्लम जो है वो पोज कर रही हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट असेसमेंट की एक जो की गया था, किसके द्वारा ये किया था, मिनिस्ट्री ऑफ डोनीर ने, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने, उसने एक नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जो है के अंडर ये एनवायरनमेंट असेसमेंट किया था। तो उसने ये बताया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइज विद इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बायो इकोलॉजिकली रिच रीजन हाईली प्रोन टू क्लाइमेटिक चेंजेस लोकेटेड इन ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन्स। और यहाँ के दोनों ही फ्लोरा एंड फोना ऑफ एरियाज आर अंडर थ्रेट ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, माइनिंग, क्वेरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। तो ये गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि वहां पे जो है थ्रेट है और वो फ्रेजाइल जोन में आता है। और ऑथर ने ये बताया कि एनवायरमेंटल लॉज तो काफी सारे बने हुए हैं सेंट्रल लेवल पे, लेकिन जो 6th शेड्यूल में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन 6th शेड्यूल है, इट ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी टू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन 6th शेड्यूल के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को उनको ऑटोनॉमी दी गई है, उस इट लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ओवर मैटर्स पर्टेनिंग टू जुरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंक्लूडिंग द यूज ऑफ लैंड। जो लैंड यूज है वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के परव्यू में आता है, ठीक है ना। और कई स्टांचे में देखा हुआ है कि
जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डू नॉट प्लेस एनी रेगुलेशंस फॉर द प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड, स्पेशली दोज अराउंड वाटर बॉडी। जो वाटर बॉडी के अराउंड जो लैंड है उनके प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन के लिए कोई रेगुलेशन जो है प्लेस नहीं करती हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इसी कंटेक्स्ट में पीआईएल लगा था कि उमियम लेक के प्रिजर्वेशन के जो है वो बात होनी चाहिए। द एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड इम्पोजिशन ऑफ हैवी पेनल्टीज बाय जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट ऑफन रेस्क्यू द इकोलॉजिकली सेंसिटिव फ्लोरा एंड फौना ऑफ दीज रीजन्स। यही ये जो रीजन्स की जो बात कही है जिनमें, तो उसमें कई बार देखा है कि जो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज है उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगा कर और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है इशू करके जो है इनके जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव फ्लोरा और फौना है उनको बचाया है। ठीक है ना। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेट रेवेन्यू एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट थ्रू सस्टेनेबल पॉलिसीज। अगर आप डेवलपमेंट कर भी रहे हैं तो आपको सस्टेनेबल पॉलिसीज के थ्रू जो है करना चाहिए। जो नेगेटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम में 2017 में इंट्रोड्यूस किया था, ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप हो सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एंटिटी जो है इज नॉट कंप्लाइंग विद एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, नॉट हैविंग एप्लीकेबल एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज एंड डज नॉट हैव कंसेंट फ्रॉम द कंसर्न pollution boards, it will not be eligible for any incentive under the NEIDS and will be put on the negative list। अगर वो ये सारी चीजों में से कुछ भी नहीं करती है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स नहीं कंप्लाई करती है या एप्लीकेबल एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है उनको नहीं करती है अप्लाई, या कंसेंट नहीं देती है पोल्यूशन कंसेंट नहीं लेती है पोल्यूशन बोर्ड्स वगैरह से, तो वो एलिजिबल नहीं होगी इंसेंटिव के लिए और उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसी तरह से जो एक्ट फास्ट फॉर द नॉर्थ ईस्ट जो हमारा जो पॉलिसी है, इट शुड नॉट ओनली इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स तक सीमित मत रहिए आप, बट ऑल्सो द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये भी उसमें लाइए कि इस रीजन में आपको प्रिजर्व करनी होगी एनवायरमेंट को और इकोलॉजिकल की। ठीक है ना। टू एम फॉर ए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी विदाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज ए गोल नॉट वर्थ परस्यूइंग। आप जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल आपने रखा हुआ है, लेकिन अगर आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर नहीं चल रहे, तो एक तरह से उसको इट इज नॉट वर्थ परस्यूइंग। ठीक है ना। द गवर्नमेंट शुड कंसिडर द केस ऑफ क्रिएटिंग ए यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन व्हिच कैटर्स टू द एनवायरमेंटल इश्यूज एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। कि आपको एनवायरमेंटल इश्यूज को जो हर लेवल ऑफ गवर्नेंस पे आपको रख के चलना पड़ेगा और आपके डेवलपमेंट या पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए जो एनवायरमेंट के सस्टेनेंस को या उसके प्रिजर्वेशन को ध्यान में रख के बनाई जाएंगी। ठीक है ना। टॉक्सिक फेमिनिटी द मैनी डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो ये बेसिक सोशियोलॉजी का एक आर्टिकल दिया है। जो टॉक्सिक फेमिनिटी के एक टर्म है उसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया गया है। ठीक है ना। तो टॉक्सिक फेमिनिटी समझने के लिए सबसे पहले टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरत है। तो ये सेफर्ड ब्लिस ने जो इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को, और उन्होंने डिस्क्राइब किया था authoritarian masculinity and emotionally distant father-son relationship that often lead to the sons growing up as similar emotionally distant, violent and misogynistic men who assert their power through dominance, particularly over women। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जो एक और सोशलिस्ट बोले माइकल फ्लड, उन्होंने जो है इस टर्म को बताया था द वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टीरियोटाइपिकल मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग वायलेंस, डोमिनेंस, इमोशनल इलिटरेसी, सेक्सुअल एंटाइटलमेंट एंड हॉस्टिलिटी टू फेमिनिटी। ये एक तरह से डेफिनेशन थी उसकी। वहीं पे अगर फेमिनिस्ट की बात करें हम, तो फेमिनिस्ट जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं वो ये करते हैं कि कैरेक्टराइज होमोफोबिक एंड मिसोजिनिस्टिक स्पीच एंड वायलेंस परपेचुएटेड बाय मैन इनिशियली फोकसिंग ऑन द मार्जिनल मैन फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड। अब अगर टॉक्सिक फेमिनिटी की बात करें तो वही इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह से किया जाता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो टॉक्सिक फेमिनिटी को वो डिफाइन करते हैं, it arises from societal gender expectation imposed on women who conform to the stereotype of being quite submissive and accepting of male domination, embody toxic femininity which perpetuate the silent acceptance of men's aggression। मतलब मेंस के एग्रेशन को साइलेंट आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो उसको जो है फेमिनिस्ट मानते हैं कि ये है टॉक्सिक फेमिनिटी। वहीं पे जो कुछ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स भी इसमें हैं, वो टॉक्सिक फेमिनिटी को यूज करते हैं एज ए टूल wielded by women to gain power within a patriarchal structure। ठीक है ना। women engage in manipulation, jealousy और use their position as victim to dominate others while appearing weak and powerless। मतलब ये पर्सपेक्टिव जो है टॉक्सिक फेमिनिटी का, वो एक काउंटर पार्ट के रूप में उसको बताता है टू द नेगेटिव ट्रेट्स एसोसिएटेड द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। जैसे नेगेटिव ट्रेट्स एसोसिएटेड थे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के साथ, वैसे ही नेगेटिव ट्रेट्स जो है एसोसिएटेड हैं टॉक्सिक फेमिनिटी के, उस पर्सपेक्टिव में जो है अल्टरनेटिव लोग इसको देखते हैं। वहीं कंजर्वेटिव्स का अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव्स जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कहते हैं, ये इस इंटरप्रिटेशन को यूज करते हैं जो ऊपर हमने बताया, टू अंडरमाइन फेमिनिटी एंड यूज इट टू शिफ्ट ब्लेम ऑन टू वुमेन फॉर द टॉक्सिक बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय मैन, कंटेंडिंग दैट मेंस एक्शंस आर मियरली रिस्पॉन्सिव टू टॉक्सिक ट्रेट्स ऑफ वुमेन। वही कि जो मेंस का एग्रेसिव या ये डोमिनेंस वाला बिहेवियर है वो इस वजह से आता है क्योंकि जो मेंस के एक्शन है वो मेनली उनको मियरली रेस्पॉन्स बताते हैं इन
रेस्पॉन्स टू टॉक्सिक ट्रेट्स ऑफ वुमेन, जो हमने ऊपर बात की थी अभी, ठीक है ना। तो denying that patriarchy systematically disadvantage women and arguing that toxic femininity poses a greater threat to men than toxic masculinity does to women. These proponents claim that radical femininity disrupt traditional family structures and societal norms. वही है कि ये लोग ये बोलते हैं कि जो radical femininity है ये ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है और सोसाइटल नॉर्म्स है उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करें। तो डिफरेंट डिफरेंट ये पर्सपेक्टिव की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है ना। तो जो टॉक्सिक फेमिनिटी कॉन्सेप्ट है वो उसके डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस हैं और जिससे जो है इट शेड्स लाइट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सोसाइटल जेंडर डायनामिक्स। जो सोसाइटल जेंडर डायनामिक्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट उसके फेसेस देखने को हमें मिल रहे हैं इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के थ्रू। तो दिस इज इट, आज का डिस्कशन था। होप आपको ये पसंद आया होगा। लास्ट का आर्टिकल हो सकता है आपको समझ ना आए क्योंकि सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से था, लेकिन जो सोशियोलॉजी का जिनका मेंस ऑप्शनल है उनको ये समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत जरूर, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर अगर नहीं सही सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़ सके। थैंक यू।